उधर एसुन मुस्कुरा रही होती है और ग्वानसिक से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी वो सपना पूरा करने जा रही है जो मैं नहीं कर सकी। अगले दिन वो दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ग्वानसिक कहता है कि ये घर बहुत छोटा है, लेकिन एसुन उसे समझाती है कि यह सब ठीक है क्योंकि अब वो अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च बचा रहे हैं। वो कहती है, जगह मायने नहीं रखती, बस तुम साथ हो, बस यही काफी है। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, चलो सुकून से जीते हैं। अगले दिन एसुन रेस्टोरेंट में मछुआरों के साथ एक फोटो खिंचवाती है और वो फोटो अपनी बेटी को भेजती है। जब गमयोंग वो तस्वीर देखती है तो भावुक हो जाती है, रोने लगती है और सोचती है कि उसका परिवार उसके लिए कितना त्याग कर रहा है। वो तय करती है कि वो डॉर्मिटरी में रहेगी ताकि और पैसे बचा सके। वो अब यूनिवर्सिटी के पास एक जॉइंट हाउस में शिफ्ट हो गई है। वहां वो एक फैमिली के साथ रहती है और उस घर के मालिक का सख्त रूल है कि लड़कों का आना सख्त मना है। गमयोंग मान जाती है और अपने रूम का टूटा हुआ दरवाजा बंद रखने के लिए अलमारी से ब्लॉक कर देती है। रात को वो देखती है कि कोई लड़का अलमारी को धक्का देकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो चौंकती है और पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़का बताता है कि वो इस घर के मालिक की बेटी का बॉयफ्रेंड है और उससे मदद मांगता है कि वो उसे कमरे में छिपा ले। गमयोंग मान जाती है और उसे अलमारी के अंदर छिपा देती है। लेकिन तभी घर का मालिक आ जाता है और गमयोंग का कमरा चेक करता है। उसे लड़का अलमारी में मिल जाता है और वो गुस्से में उसे बाहर निकलने को कहता है। लड़का शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगता है, कहता है कि वो अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। दूसरी तरफ गमयोंग का भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम में छिपा रहा होता है। तभी ग्वानसिक आता है और सब देख लेता है। वो जान जाता है कि लड़की अलमारी में छिपी हुई है। वो अलमारी खोलकर उसे बाहर बुलाता है और वो सच में बाहर आ जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। एसुन सिर्फ उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जहां हमें पता चलता है वो उसी कैप्टन सांगिल की बेटी है। फिर एसुन को वो पुराना किस्सा याद आता है जहां उस लड़की की मम्मी ने कहा था कि एसुन के हस्बैंड जैसे लड़के से शादी करना। अब गमयोंग पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकलती है ताकि अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सके। उसे एक आर्टिस्ट दिखता है जो पोस्टर लगा रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो वही लड़का है पार्क चांगशब जिसे उसने छिपने में मदद की थी। लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है और एहसान उतारने के लिए उसे एक जॉब दिला देता है। वो अब एक सिनेमा में काम करती है। दिन बीतते हैं और एसुन अब भी अपने रेस्टोरेंट में मेहनत कर रही होती है। एक दिन गमयोंग के बर्थडे पर पार्क योंगबॉम अचानक उसके सामने आ जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है, दौड़कर उसे गले लगाती है और कहती है उसने उसे बहुत मिस किया। पार्क उसे रिंग और नेकलेस गिफ्ट करता है। इस पूरे सीन को पार्क चांगशब प्रोजेक्शन रूम से देख रहा था और उसे अजीब सी जलन महसूस होती है। उसने जानबूझकर मूवी के बीच न्यूज चला दी जिससे कपल का मूड बिगड़ जाए। गमयोंग की शिफ्ट के बाद वो उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन गमयोंग नोटिस करती है कि पार्क को उसके साथ इस खतरनाक इलाके में चलते हुए शर्म आ रही है। तभी पार्क चांगशब वहां से गुजरता है। गमयोंग के बॉयफ्रेंड ने तुरंत गमयोंग को उसके पीछे छिपा दिया, लेकिन गमयोंग ने कहा कि चिंता मत करो, पार्क उसके सिनेमा का को-वर्कर है और वो यहाँ अकेले रह सकती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिद करने लगा कि गमयोंग उसके अमीर इलाके वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। गमयोंग को लगता है कि वो उसकी गरीबी से शर्मिंदा है क्योंकि पार्क एक अमीर फैमिली से है। वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गमयोंग सिनेमा में होती है और आर्टिस्ट की रूम में जाती है। उसे आर्टिस्ट पार्क चांगशब की गर्लफ्रेंड यानी उसके मकान मालिक की बेटी की आवाज सुनाई देती है जो उससे लड़ रही होती है। मकान मालिक की बेटी उससे ताना दे रही थी कि वो इतना गरीब है कि उसे वेस्टर्न रेस्टोरेंट तक नहीं ले जा सकता। पार्क चांगशब बोलता है कि जब से उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ है उसने 6 ब्लाइंड डेट्स कर ली हैं। तभी फोन की घंटी बज जाती है और मकान मालिक की बेटी रूम में आती है। गमयोंग को वहां देखकर उसे शक हो जाता है। गमयोंग उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उस पर चिल्लाती है और उन दोनों के बीच अफेयर होने का इल्जाम लगाती है। पार्क चांगशब बीच में आकर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि उसे दूसरों से इज्जत से बात करनी चाहिए। अगले दिन हम कैप्टन को देखते हैं जो शराब पीकर बेहोशी की हालत में होता है। वो अपनी बीवी को गाली देता है, उसके ऊपर जूता फेंकता है और कहता है कि तू बस एक नौकरानी है। उसकी बीवी रोने लगती है, लेकिन उसका बेटा अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी माँ की साइड लेता है। वो अपने बाप से कहता है कि माँ को रिस्पेक्ट दे, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगा। बाप गुस्से में आकर बेटे को मारने दौड़ता है, लेकिन माँ बेटे को रूम में भेज देती है और फिर वो अपने पति से माफी मांगती है और कहती है कि वो सब कुछ इसलिए सहती है ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें। फिर गमयोंग पार्क के बर्थडे सरप्राइज देने के लिए उसके घर सीवीड लेकर जाती है, लेकिन वहां उसकी माँ भी होती है। जहां पार्क की माँ ने गमयोंग को डांटती है कि वो ठीक से सीवीड सूप तक नहीं सर्व कर पाती,
और हाथ से सी ग्रास छूने के लिए उसे ताना देती है। तीनों साथ में डिनर करते हैं। गमयोंग बहुत खाना खाती है और पार्क की माँ की कुकिंग की तारीफ करती है, लेकिन फिर भी उसे पार्क की माँ ताना देते हुए कहती है, खाना तो बाजार से खरीदा हुआ था। और वो गमयोंग की जरूरत से ज्यादा खाने की आदत पर भी ताना देती है। उसके बाद वो गमयोंग को नीचा दिखाते हुए कहती है, ये अपार्टमेंट उसने अपने बेटे के लिए खरीदा है और गमयोंग को दोबारा वहां आने की इजाजत नहीं है। गमयोंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पार्क कुछ भी नहीं बोलता। वो रोती हुई बाहर निकल जाती है। पार्क उसके पीछे जाता है, लेकिन गमयोंग कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं खुद से भी प्यार करती हूँ। मैं अपनी इज्जत पर किसी को पैर नहीं रखने दूंगी। पार्क माफी मांगता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गमयोंग उसे साफ कह देती है कि अब उसे एक फैसला करना होगा कि वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है या अच्छा पति। और फिर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन ऐसून अपने रेस्टोरेंट में होती है और दुखी होती है क्योंकि गमयोंग उसे कॉल नहीं करती। उसे लगता है शायद गमयोंग अब उसकी हालत देखकर शर्मिंदा महसूस कर रही होगी, लेकिन उसके मछुआरे दोस्त समझाते हैं कि हो सकता है वो पढ़ाई में बिजी होगी। उधर गमयोंग सिनेमा हॉल में होती है और देखती है कि एक आर्टिस्ट की माँ अपने बेटे की पेंटिंग्स देख रही है। वो उस पर तरस खाती है और उसे एक मूवी का टिकट दे देती है। सिनेमा के मालिक ने भी टिकटों का एक ढेर उन्हें दे दिया, ये कहते हुए कि अगर पार्क चांगशब ना होता तो सिनेमा कब का बंद हो गया होता। तो पार्क चांगशब की माँ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार सिनेमा देखा होता है। ये सब देखकर पेंटर पार्क चांगशब बहुत इमोशनल हो जाता है। फिल्म खत्म होते ही वो लोग साथ में उसकी माँ को घर तक छोड़ने जाते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने गमयोंग को बहुत सारी इंग्लिश किताबें दी जो ग्राहक छोड़ गए थे और अपने बेटे से कहती है कि वो गमयोंग को उसके घर तक छोड़ आए। फिर वो गमयोंग को डिनर पर लेकर जाता है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, और साथ ही अपनी एक्स के उस दिन गमयोंग को बुरा भला सुनाने के लिए बोलने पर माफी भी मांगता है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो उसे सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो गरीब है और अब वो एक अमीर आदमी से शादी करने वाली है। गमयोंग ये सुनकर और जुड़ाव महसूस करती है क्योंकि वो खुद भी गरीब है। जब वो रूम पर लौटती है, ऐसून का कॉल आता है जो उससे कहती है कि देर तक काम मत करो और जल्दी घर आकर सो जाया करो। लेकिन गमयोंग कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। लेकिन ऐसून कहती है कि तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, तुम मेरी नजरों में हमेशा मेरी बच्ची रहोगी। उसी रात ऐसून को सपना आता है अपने उस छोटे बेटे का जो मर गया था। वो डर के मारे उठती है और गमयोंग की तरफ भागती है। उसे दिल से महसूस होता है कि उसकी बेटी खतरे में है। वो हॉस्टल पहुंचती है तो देखती है गमयोंग बेहोश पड़ी है। वहां उसे कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध आ रही होती है। तब पता चलता है गमयोंग सिलेंडर बंद करना भूल गई थी। ऐसून भागकर दरवाजा तोड़ती है, एम्बुलेंस को कॉल करती है और गमयोंग को गले लगाकर चुपचाप रोती है जैसे उसकी सांसें थम गई हों। तभी पेंटर पार्क चांगशब भी वहां आ जाता है। वो गमयोंग को अपनी पीठ पर उठा लेता है और दौड़ते हुए एम्बुलेंस तक ले जाता है। गमयोंग को वक्त रहते हॉस्पिटल में इलाज मिल जाता है और उसकी जान बच जाती है। ऐसून बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। पार्क चांगशब उसका साथ देता है और दिलासा देता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड पार्क भी आ जाता है। वो भागकर आता है और गमयोंग के पास बैठता है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जैसे कि कहीं गमयोंग उसे हमेशा के लिए ना छोड़ दे। वो उसकी केयर करता है, उसे मोजे पहनाता है ताकि उसके पैर ठंडे न हो और उससे कहता है, मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जीने को सोच भी नहीं सकता। तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ चलो। ऐसून ये सब देखती है और उसे अपने जवानी के दिन याद आते हैं जब ग्वानसिक उसके लिए ऐसा ही किया करता था। उसे लगता है कि पार्क एकदम ग्वानसिक जैसा है। लेकिन जब वो सुनती है कि गमयोंग ने शादी के लिए हाँ कह दी है, वो गुस्से से भड़क जाती है और पार्क को डांटती है क्योंकि पार्क की माँ ने गमयोंग के साथ बहुत गंदा बर्ताव किया था। 2 साल बीत गए। गमयोंग का भाई भी अब आर्मी में चला गया था और उसी दौरान बिना बताए पार्क चांगशब भी सेना में भर्ती हो गया था, जिससे गमयोंग को फिर अकेलापन महसूस होने लगा। पार्क चांगशब एक पेंटिंग छोड़ जाता है जिसमें उसने गमयोंग की तस्वीर बनाई होती है। रात को वो पार्क के साथ डेट पर जाती है, लेकिन पार्क उसके जख्मी पैर देख लेता है। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि वो उसके घर वालों से शादी की बात करेगा। 2 साल तक बॉयफ्रेंड ने दोनों परिवारों को शादी के लिए मनाने की कोशिश की। आखिरकार सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ऐसून और ग्वानसिक समय से पहले पहुंच गए और घंटे भर इंतजार करते रहे। जब पार्क का परिवार आया, गमयोंग ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन पार्क की मां ने लेट आने पर भी कोई माफी नहीं मांगी। पार्क के पिता ने ग्वानसिक से हाथ मिलाया और ग्वानसिक ने अपने मेहनतकश हाथों को छिपाने की कोशिश करते हुए कसकर हाथ थामा।
गमयोंग पार्क की माँ को खुश करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि खुद खाना परोसती है, लेकिन अंत में उसके लिए बहुत कम सूप बचता है। ऐसून को यह देखकर अपना अतीत याद आता है, जब वो भी अपनी सास को खुश करने की कोशिश करती थी। उसे अपनी बेटी पर तरस आता है और ऐसून बिना कुछ कहे अपनी कटोरी गमयोंग से बदल लेती है। तभी पार्क की माँ ने फिर ताना मारा कि गमयोंग को शादी के बाद घर संभालने के लिए नौकरी छोड़ देनी चाहिए और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। पार्क के पिता ने बिना किसी संकोच के उससे कहा कि सबको दोबारा सूप परोसे। ग्वानसिक पार्क की ओर देखता है, इस उम्मीद में कि वो गमयोंग के लिए स्टैंड लेगा। जब पार्क मदद के लिए खड़ा होता है तो ऐसून ने उससे चम्मच ले लिया ताकि ससुराल वाले यह न समझें कि उसकी बेटी अयोग्य है। ऐसून कहती है कि ऐसा नहीं है कि गमयोंग ये सब नहीं कर सकती, बस उसने कभी गमयोंग को नौकरों जैसे काम करना नहीं सिखाया। खाना खाते समय माहौल तनावपूर्ण था। ससुराल वालों को बस इस बात की परवाह थी कि क्या गमयोंग सोयाबीन सूप और बाकी खाना बना सकती है या नहीं। ऐसून जितना सोचती गई उसे उतना ही गुस्सा आता। उन्होंने गमयोंग को यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं भेजा था कि वो शादी के बाद बस सेवा करे। ग्वानसिक भी इस शादी के पक्ष में नहीं था और वो शादी तोड़ना चाहता है, लेकिन बेटी का दिल न टूटे इसलिए चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद ऐसून और गमयोंग शादी के लिए ड्रेस खरीदने जाते हैं। गमयोंग को पिंक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन पार्क की माँ उसका मजाक उड़ाती है और जबरदस्ती दूसरा ड्रेस दिलवाती है ताकि रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी न हो। ऐसून को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन और ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसकी बेटी उसकी तरफ से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं शादी न टूट जाए। ड्रेस चुनने के बाद तीनों ने गमयोंग के बॉयफ्रेंड पार्क के साथ डिनर करने का फैसला किया। जब गमयोंग पार्क को लेने गई तब उसकी सास ने ऐसून से खुलकर बात की और शादी रोकने को कहा और कहा कि वो गमयोंग से उसकी शादी स्वीकार नहीं कर सकती। उसने ऐसून के परिवार की तुलना छाया में उगने वाले पेड़ों से की, जो कभी भी धूप में फलने फूलने वाले बड़े पेड़ों के बराबर नहीं हो सकते। खाने के दौरान ऐसून खामोश रही, जिस वजह से गमयोंग अपनी माँ के कठोर व्यवहार के लिए डांटती है, क्योंकि गमयोंग को पार्क की माँ और ऐसून के बीच हुए उस बातचीत के बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे उनके बीच बहस हो जाती है। ऐसून गमयोंग को समझाती है कि वह बस ये चाहती थी कि उसकी बेटी को ससुराल में कभी अपमान न सहना पड़े। ऐसून गमयोंग से कहती है कि वह अच्छे से सोच ले और ये याद रखे कि वह अपने माता पिता के लिए कितनी कीमती है, और अगर उसे तकलीफ हुई तो उनके दिल टूट जाएंगे। अब गमयोंग शादी करने का पूरा मन बना चुकी थी और उसका ब्रेकअप का कोई इरादा नहीं था। जब पार्क की माँ को समझ आया कि ऐसून अब अपनी बेटी को रोकने नहीं जा रही, तो उसने गमयोंग से सीधे बात करने का फैसला करती है। वो गमयोंग पर आरोप लगाती है कि उसी ने उसके बेटे को फंसाया है और कहती है कि गमयोंग उसके बेटे के लायक नहीं है, और उसके परिवार के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है, जिस पर गमयोंग कहती है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी चुप्पी कभी उसकी कमजोरी नहीं थी, वो बस अपने बॉयफ्रेंड की इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन आपने जो कि उसकी माँ है उसकी जिंदगी को खुद पैरों तले रौंद दिया। गमयोंग को गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं कभी अपनी और अपने परिवार की इज्जत के साथ समझौता नहीं करूंगी, और वो पार्क से ब्रेकअप कर लेती है। पार्क उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन गमयोंग उसे रोकती है और कहती है कि वो एक माँ का बेटा है जो अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता और उसके लिए कभी अपनी माँ के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। गमयोंग टैक्सी में बैठकर बहुत रोती है क्योंकि वो पार्क से बहुत प्यार करती है। उसी दिन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की मौत हुई होती है और टैक्सी ड्राइवर उसे रोता देखकर सोचता है कि शायद वो कोई जासूस है। दिन बीतते हैं और पार्क उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गमयोंग बात तक नहीं करती। वो हॉस्टल के बाहर ठंड में खड़ा रहता है और बर्फ पड़ने पर भी वहां से नहीं जाता। गमयोंग को उस पर तरस आता है और वो बाहर आकर उससे बात करती है। पार्क बहुत खुश होता है, उसे फूल देता है, उसके पैर गर्म करने के लिए हाथों से पकड़ता है। गमयोंग उसकी केयर से इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो एक साथ नहीं रह सकते। वो उसे अलविदा कहती है और रोती है क्योंकि वो जानती है कि उसके लिए पार्क को भुलाना आसान नहीं होगा। पार्क भी बहुत टूट जाता है क्योंकि वो गमयोंग से सच्चा प्यार करता है। इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म होने में 1 साल लग जाता है। अगले दिन गमयोंग फैसला करती है कि अब वो अपने परिवार के साथ रहेगी ताकि वो इस दुख को पार कर सके। ऐसून और ग्वानसिक उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसून उसका फेवरेट खाना बनाती है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो। ग्वानसिक उसे अपना जैकेट पहनाकर गर्म रखने की कोशिश करता है। उनकी इस मोहब्बत और केयर से गमयोंग को यकीन हो जाता है कि उसने सही फैसला लिया अपनी फैमिली को चुनकर। फिर भी सब नोटिस करते हैं कि वो उदास रहती है। उसे पार्क की बहुत याद आती है। उसका मूड ठीक करने के लिए सब उसे गिफ्ट्स और मिठाइयां देते हैं, लेकिन वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। एक रात उसके पापा उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ।
उसे अपने बोट पर समुद्र के पास ले जाते हैं और सूरज निकलते हुए दिखाते हैं। वो गमयोंग से कहते हैं कि मैं तुम पे गर्व महसूस करता हूँ, मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गमयोंग रो पड़ती है और उसका हाथ पकड़कर वापस किनारे लौटती है। इतने दिनों बाद गमयोंग खुलकर मुस्कुराती है। कप्तान उन्हें देखता है और जलन महसूस करता है, क्योंकि उसका रिश्ता अपने बच्चों से कभी इतना करीबी नहीं रहा। एक हफ्ते बाद गमयोंग गांव छोड़कर वापस शहर चली जाती है। जाते वक्त वो अपने घर वालों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स छोड़ जाती है। एसून रो पड़ती है, लेकिन वो भी जानती है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। फिर कुछ दिन बाद एसून अपने अंकल के घर जाती है और अपनी दादी से मिलती है, जिसे अब अल्जाइमर हो गया है। लेकिन फिर भी दादी उसे पहचान लेती है। एसून उन्हें अपने साथ रखने की बात करती है, लेकिन दादी मना कर देती है। कहती है, मैं इसी घर में मरना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी यादें हैं। एसून इमोशनल हो जाती है, उसे गले लगाती है। अगले दिन दादी शांतिपूर्वक गुजर जाती हैं। सब मिलकर उनकी अंतिम संस्कार करते हैं और याद करते हैं कि कैसे उनकी की वजह से उन्होंने नई बोट खरीदी थी और जिंदगी थोड़ी आसान हुई थी। एक महीने बाद उनका बेटा फौज से वापस आता है, लेकिन साथ में कप्तान की बेटी को ले आता है, जिससे उसने अब शादी कर ली होती है और अब वो प्रेग्नेंट भी होती है। दूसरी तरफ उसी वक्त पेंटर पार्क चांगशप भी फौज से लौटता है। वो बस स्टॉप पर गुम्मयोंग को देखता है, लेकिन गमयोंग के कानों में हेडफोन होते हैं और वो उसे देख नहीं पाती। वो दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। एक साल और बीत जाता है। अब सभी मिलकर अपने पोते का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ग्वानसिक अपने बेटे से कहता है कि अब वक्त है कि वो भी काम करना शुरू कर दे और उसके साथ फिशिंग करे, क्योंकि वो अब भी बेरोजगार है। लेकिन बेटा मना कर देता है, कहता है कि वो उसके जैसा नहीं बनना चाहता। वो बैटिंग करेगा और पैसा बनाएगा और अपने बेटे को सब कुछ देगा जो उसके पिता उसे कभी नहीं दे पाए। ग्वानसिक का दिल टूट जाता है। एसून अपने बेटे को डांटती है कि उसने अपने पापा से ऐसे बात क्यों की, और तभी अचानक एसून को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एसून जाकर देखती है तो वो कप्तान की बीवी होती है। वो दुखी होती है कि उसकी बेटी ने बिना बताए शादी कर ली। एसून उसे तसल्ली देती है और कहती है कि अब उसकी बेटी की जिम्मेदारी उसकी है। इधर गमयोंग जिस कंपनी में काम कर रही थी वो बंद हो जाती है। उसे अपना सामान समेटकर शहर छोड़ना पड़ता है। जब वो बस में बैठती है तो पेंटर पार्क चांगशप उसे फिर से देख लेता है। किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने लाती है। इस बार वो हार नहीं मानता। वो दौड़ता है, थक जाता है, लेकिन आखिरकार बस पकड़ लेता है। वो बस में चढ़ जाता है और उसके पास खड़ा रहता है जब तक वो सोई रहती है। जब गमयोंग उठती है वो पार्क चांगशप को देखकर शॉक हो जाती है। फिर दोनों पास के रेस्टोरेंट में बैठते हैं। गमयोंग पार्क चांगशप के नए लुक से इम्प्रेस होती है, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। वो दोनों देर रात तक साथ रहते हैं। पार्क चांगशप धीरे धीरे गमयोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। गमयोंग मुस्कुराती है और उसे एक मौका देने का फैसला करती है। अब दोनों हर रोज मिलने लगते हैं। पार्क चांगशप गमयोंग का पोर्ट्रेट बनाता है। कुछ दिनों बाद गमयोंग उसे अपने पापा से मिलवाने ले जाती है, लेकिन बोट में बैठते ही चांगशप को चक्कर आने लगता है। उसे समुंदर से डर लगता है, लेकिन वो फिर भी उसके घर जाता है और गमयोंग का हाथ मांगता है। ग्वानसिक पहले तो थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर वो चांगशप से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो गमयोंग का बहुत ख्याल रखता है। उसके पीछे पीछे हर जगह जाता है, यहाँ तक कि जब वो वॉशरूम जाती है तो वो बाहर उसका इंतजार करता है। उसे अपनी जैकेट देता है ताकि उसे ठंडी न लगे। ये सब एसून भी देख रही होती है और उससे भी हमारा हीरो पसंद आ जाता है, क्योंकि वो अच्छा लड़का होता है और गमयोंग से बहुत प्यार भी करता है। रात को एसून चांगशप की माँ का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, जिसमें एक लेटर भी होता है, जिसमें चांगशप की माँ वादा करती है कि वो गमयोंग को अपनी बेटी की तरह रखेगी। हफ्ते बाद सब शादी की हॉल में पहुंचते हैं। गांव के सब लोग आए होते हैं और वही पार्क योंगबॉम भी आया होता है। वो दूर से गमयोंग को देखता है और उदास होता है, लेकिन जब देखता है कि गमयोंग खुश है तो उसकी खुशी में खुश होता है। वो अब भी उससे प्यार करता था, पर उसे खुश देखकर वहां से चला जाता है। उसके बाद ग्वानसिक अपनी बेटी के साथ एंट्री करता है। वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन गमयोंग उसे कहती है कि पापा प्लीज आप मत रोना। ग्वानसिक कहता है कि अगर उसका दिल ना माने तो वह वापस घर आ जाए। ये बात सुन के गमयोंग रो पड़ती है और वो अपने पापा के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है, जब वह पहली बार नहीं डिस्ट्रॉय कर रही थी। और ग्वानसिक कहता है कि अगर अच्छा ना लगे तो थूक देना। फिर जब वह पहली बार स्कूल जा रही थी और ग्वानसिक ने कहा था कि अगर दिल ना माने तो वे वापस घर आ जाना। वो टाइम जब वह पहली बार यूनिवर्सिटी गई थी और ग्वानसिक ने कहा था कि अगर दिल ना माने तो वह वापस घर आ जाना। गमयोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ग्वानसिक उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो पार्क चांगशप को उसका हाथ सौंपता है और एसून के पास बैठ जाता है। सब इमोशनल हो जाते हैं। लगता है जैसे ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। लेकिन भाई, बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ती।
घर लौटते हुए उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उनका बेटा और उसके दोस्त जो साथ में काम करते थे, उन्होंने लोगों से पैसे लेकर वापस नहीं किए और अब उसके दोस्त ने उसे घोटाले में फंसा दिया है। उनका बेटा बताता है कि वो ये सब सिर्फ अपने माँ बाप का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। उन्होंने हमेशा गमियों को ज्यादा प्यार किया। ऐसून को बुरा लगता है। वो रोती है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वो बस चाहती थी कि वो खुद आत्मनिर्भर बने। उसी वक्त कैप्टन की बेटी अपने डैड से पैसे मांगने जाती है ताकि अपने हस्बैंड को जेल से छुड़ा सके, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसने कैप्टन के बिना इजाजत के शादी की थी। वो उसे घर से निकाल देता है। फिर ऐसून उसके बेटे के दोस्त के घर जाती है जिसने पैसे चुराए थे। वहां वो देखती है घर में नए टीवी, सोना और सारी ऐश की चीजें। जब ऐसून उसकी माँ से पैसे वापस मांगती है तो वो बुरा व्यवहार करती है, लेकिन ऐसून पहली बार गुस्सा होती है और उसके साथ झगड़ पड़ती है। उसके बाल खींचती है और उसे सबक सिखाती है और टीवी उठाकर घर ले जाती है। ग्वानसिक लोगों से पैसे उधार मांगता है, लेकिन जब कोई मदद नहीं करता तो ग्वानसिक अपना बोट बेच देता है। वो बोट को आखिरी बार देखने जाता है और इमोशनल हो जाता है क्योंकि जिंदगी का बड़ा हिस्सा वहीं गुजरा था। अगली सुबह बेटा जेल से बाहर आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डैड ने बोट बेच दी तो रोने लगता है। माँ उसे हक करती है, बताती है कि उनके लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर से ऐसून को वो वापस मार्केट में फिश बेचने पड़ता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि कैप्टन की वाइफ अब सड़क पर मछली बेच रही है, लेकिन वो इन बातों को इग्नोर करती है। शाम को ग्वानसिक उसे लेने आता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि वो बेरोजगार है। ऐसून उसे समझाती है कि उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए और कुछ नहीं। जब घर आते हैं तो देखते हैं उनका बेटा घर नहीं है। उनकी बहू बताती है कि वो काम ढूंढने गया है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसे कोई नौकरी नहीं देगा क्योंकि वो जेल जा चुका है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा पूरी रात मेहनत करता है और घर घर जाकर मछली बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उसने एक बोट पर चढ़ाई की है। ऐसून को डर लगने लगता है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। उसे अपना मरा हुआ बेटा याद आता है और डर जाती है। वो दौड़ती है और रोती है। ग्वानसिक पहले पहुंच जाता है और बोट को रुकवा देता है। बेटे को रोकता है और पूछता है कि ऐसा क्यों किया। बेटा रोते हुए बताता है कि वो मेहनत से पैसे कमाकर ग्वानसिक की बोट वापस लाना चाहता था और बताता है कि उसे पता है कि ग्वानसिक ने ही लोगों को छुप के पैसे दिए थे ताकि वो लोग उससे मछलियां खरीदे और उसे निराशा ना हो कि उसने कुछ भी नहीं कमाया। ग्वानसिक इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी जाने नहीं देता। फिर ऐसून आती है, बेटे को गले लगाती है, डांटने की बजाय माफी मांगती है। कहती है कि वो और मेहनत करेगी ताकि वो जो चाहे उससे मिल सके। वो सभी घर लौटते हैं और गमियोंग वहां आई होती है और वो बताती है कि उसने अपना घर बेच दिया ताकि बचे पैसे से एक बिजनेस शुरू कर सके। सब चौंक जाते हैं। ऐसून थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि गमियोंग शादी करके एक फैमिली शुरू करे, लेकिन गमियोंग कहती है, मैं तब तक बच्चा नहीं करूंगी जब तक खुद के पैरों पर खड़ी ना हो जाऊं, ताकि अपने बच्चे को सब कुछ दे सकूं जो वो चाहे। ग्वानसिक को बुरा लगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते अपनी फैमिली के लिए। ग्वानसिक सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। अगले दिन वो घर गिरवी रखकर लोन ले लेता है और एक दुकान खरीद लेता है और वो ऐसून को दिखाने ले जाता है और डरता भी है कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, लेकिन वो उसका साथ देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन जब पता चलता है कि जिस एजेंट ने दुकान दिलाई थी उसने धोखा दिया है क्योंकि वो दुकान गांव से बहुत दूर है, बेटा गुस्से में आ जाता है और ग्वानसिक को डांट देता है कि उनकी वजह से अब घर भी चला जाएगा। ऐसून दुखी होती है लेकिन अपने पति का साथ देती है। वो उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन दिल ही दिल में उलझन में होती है। तभी गमियोंग वापस आती है और बताती है कि उसने अपना पैसा देकर उनके घर का लोन चुका दिया है और घर वापस ले लिया है। माँ हैरान होकर पूछती है, उसने ऐसा क्यों किया? गमियोंग रोती है और कहती है, मैं हमेशा खुद को गिल्टी महसूस करती रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। अब मेरी बारी है कुछ करने की, लेकिन अब वो समझ नहीं पाती है कि अब वो अपने बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। ऐसून उसकी बात सुनकर रोने लगती है और ग्वानसिक पहली बार गुस्से में बेटी पर चिल्लाता है और कहता है कि तूने अपना सपना खुद तोड़ दिया, तू भी वही करेगी जो तेरी माँ ने किया, सबके लिए खुद को भुला दिया। गमियोंग दुखी होकर शहर लौट जाती है। उसे और गिल्ट होता है जब उसे पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट है, जिससे उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई। कुछ महीने बाद गमियोंग की तबीयत खराब हो जाती है। उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हालत नाजुक होती है। डॉक्टर उसके पति से पूछते हैं कि माँ को बचाएं या बच्चे को। वो बिना सोचे गमियोंग को चुनता है।
वो ऐसून को कॉल करता है और सबको बुला लेता है। गमयोंग ऑपरेशन रूम में जाती है। डॉक्टर बच्चा तो बचा लेते हैं, लेकिन गमयोंग दर्द नहीं सह पाती और उसकी हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर डर जाते हैं कि शायद अब वो नहीं बचेगी, लेकिन गमयोंग को अपने पेरेंट्स की याद आती है। वो सोचती है कि अगर वो मर गई तो वो कितना टूट जाएंगे, और वो जीने की चाह फिर से पकड़ लेती है। वो आंखें खोलती है और डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। उसका पति उसे रेस्ट के लिए ले जाता है, लेकिन गमयोंग रोती रहती है। अब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफें सही होंगी बार बार माँ बनने के लिए। ऐसून आती है, उसे गले लगाती है और माफी मांगती है। दोनों सुलह कर लेती हैं। ऐसून उसके लिए खाना लाती है, उसकी देखभाल करती है। ग्वानसिक उसके बच्ची के लिए महंगे कपड़े लाता है। गमयोंग बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते हैं। वो सब चीजों के लिए उनसे माफी मांगती है। ग्वानसिक अब समझ जाता है कि वो अब दुकान खुद नहीं चला सकता, तो वो और उसका बेटा मिलकर अब खुद गांव में सामान डिलीवरी करते हैं। वो एक स्कूटर खरीदते हैं और दूर दूर तक ऑर्डर पहुंचाने लगते हैं। धीरे धीरे किस्मत बदलने लगती है। एक दिन कैप्टन आता है और खुश होकर बताता है कि पुलिस ने उस फ्रॉड एजेंट को पकड़ लिया है जिसने उनके पैसे खाए थे। सब खुश हो जाते हैं, अब वो अपने कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं होता। अगले दिन एक फेमस एक्ट्रेस दुकान में आती है और वहां एड शूट करती है। एड के बाद दुकान की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। बाद में पता चलता है कि वो एक्ट्रेस जानबूझकर वहां आई थी। बचपन में वो आत्महत्या करने जा रही थी और ग्वानसिक ने उसे बचाया था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। इसलिए अब वो उसका एहसान चुकाना चाहती थी। उस एड की वजह से अब दुकान फेमस हो जाती है। ऐसून भी वहां काम करने लगती है। दुकान गांव की सबसे बड़ी और फेमस दुकान बन जाती है। सब खुश होते हैं। आखिरकार भगवान ने उनकी मेहनत का फल दिया। अब वो आराम से जी सकते हैं। रात को सब साथ में घूमने जाते हैं, हंसते हैं और प्लान करते हैं कि अब घूमने जाएंगे चाहे उम्र हो गई हो, लेकिन सपने पूरे जरूर करेंगे। लेकिन किस्मत फिर खेल खेलती है। अगले दिन ग्वानसिक को तकलीफ होती है। वो हॉस्पिटल में टेस्ट कराते हैं। ऐसून घबरा जाती है। गुमयोंग उसे दिलासा देती है कि पापा स्ट्रांग है और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ग्वानसिक को हड्डियों की गंभीर बीमारी है। लगातार मेहनत करने की वजह से उन्हें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। ऐसून अंदर से टूट जाती है, लेकिन बाहर से मजबूत बनती है ताकि ग्वानसिक को हिम्मत मिल सके। हर दिन ऐसून उसके साथ हॉस्पिटल जाती है। ग्वानसिक को लगता है कि अब वो बोझ बन गया है, लेकिन ऐसून कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। एक दिन ऐसून गमयोंग से कहती है, आज रात हॉस्पिटल में तुम रुक जाना। गमयोंग चौंकती है, लेकिन मान जाती है। रात भर ग्वानसिक उससे बातें करता है, अपने और ऐसून के पुराने किस्से सुनाता है कि कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, और कहता है, अगर मैं ना रहूं तो अपनी माँ का ध्यान रखना। अगर कभी उसने कुछ कहा तो नाराज मत होना, वो मेरी जान है। गमयोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है पापा अलविदा कह रहे हैं। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि वो ठीक हो जाएंगे। अगले दिन ग्वानसिक जिद करता है कि अब वो घर जाना चाहता है और अपने आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। घर जाकर सब मिलकर टीवी देखते हैं। गमयोंग अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन चुकी है। वो जहां भी जाती है अपने पेरेंट्स का नाम लेती है और कहती है कि आज वो जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। फिर अगली सुबह एक और सरप्राइज मिलता है। ऐसून को पता चलता है कि गमयोंग ने उसकी लिखी हुई सारी कविताएं पब्लिश कर दी हैं। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसका भी सपना पूरा हो गया। ग्वानसिक इतना खुश होता है कि फिर से उसे अपनी पीठ पर उठाता है और भागता है, जैसे वो जवानी के दिनों में किया करता था। लेकिन अफसोस, अगले दिन ग्वानसिक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे फिर से अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसून उसके पास बैठती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। वो उसके साथ बिताए सारे लम्हे याद करती है, उनकी मोहब्बत, उनका स्ट्रगल, उनके बच्चे। वो कहती है, थैंक यू हमेशा मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। फिर ग्वानसिक आंखें बंद करता है और मर जाता है। जाने से पहले ग्वानसिक ने सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ा था। गमयोंग के लिए एक कैश बुक, जिसमें वह पैसे थे जो गमयोंग उसे हर महीने सियोल से भेजती थी, मगर उसने ग्वानसिक ने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। और अपने बेटे को भी एक मर्सिडीज दे दी थी। दिन बीतते हैं। ऐसून अकेली रह जाती है, लेकिन हर जगह उसे ग्वानसिक की यादें दिखाई देती है। वो उसकी और अपनी लव स्टोरी को एक नॉवेल की तरह लिखती है, सालों तक लिखती रहती है। आखिर में जब किताब पूरी होती है और फाइनली पब्लिश हो जाती है, पब्लिशर ने जब ऐसून की जिंदगी से रिलेटेड किताब पढ़ी तो वह भी बहुत रोती है और वह बिल्कुल ऐसून की माँ जैसी दिखती थी। फिर ऐसून गांव लौट आती है। उसके बच्चे रोज उससे मिलने आते हैं ताकि वो अकेला महसूस न करे। गमयोंग ने अब वो ऐसून की माँ का वो पुराना घर खरीद लिया था। एक दिन गमयोंग कहती है, मम्मी
चलो मेरे साथ शहर चलो। लेकिन ऐसून मना कर देती है और कहती है कि नहीं बेटा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इसी गांव में, जहाँ मेरी सारी यादें हैं। हर दिन मैं यहाँ अपने प्यार को याद करना चाहती हूँ, ग्वानसिक को याद करना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे, हर दिन इसी गार्डन में मिलते थे। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ग्वानसिक से शादी की, और मैं तब तक उसे याद करूंगी जब तक ऊपर जाकर फिर से उससे मिल ना जाऊं। और बस यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, एक परफेक्ट, इमोशनल लेकिन हैप्पी एंडिंग के साथ।